Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will discuss about Unit 6 of Nursing Foundation, that is Vital Signs. Today we will discuss about Introduction of Vital Signs and its guidelines. Then we will discuss about temperature, its definition, physiology of temperature, regulation of temperature, and what are the factors that affect human body temperature. Talking about vital signs. What do you mean by vital signs? They are the objective measurements of body's basic and essential functions. Means how our body functions और अगर कोई भी changes उसमें हो रहे हैं तो उसे हम कैसे measure करेंगे उन्हें हम vital signs कहते हैं. Vital signs are the most important aspect of assessing any patient. They are also known as cardinal signs. Vital signs are the quick and efficient way of monitoring a patient's condition. मतलब कितनी जल्दी और कितनी सही से हम पेशेंट की कंडीशन को मॉनिटर कर पा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स है इंटरवेंशन के लिए उसे हम पता कर पा रहे हैं, उन्हें हम वाइटल साइंस कहते हैं. देयर आर 4 मेजर वाइटल साइंस, दैट इज टेम्परेचर, पल्स, respiration and blood pressure. One more vital sign is there, that is the 5th vital sign, which is known as pain. Next we will talk about when to record vital signs. First one is arrival of patient to emergency department. अगर कोई patient emergency department में आ रहा है तो उस टाइम पे हमें vital signs रिकॉर्ड करना मस्ट है. नेक्स्ट इज एडमिशन टू अ वार्ड. अगर कोई पेशेंट वार्ड में एडमिट हो रहा है, आईपीडी वार्ड में एडमिट हो रहा है तो उस टाइम उसके वाइटल साइंस रिकॉर्ड करना मस्ट है. थर्ड वन इज एट रेगुलर इंटरवल्स ड्यूरिंग पेशेंट स्टे. अगर कोई पेशेंट आईपीडी में स्टे कर रहा है तो उसके रेगुलर इंटरवल्स में उसके वाइटल साइंस मॉनिटर करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फिफ्थ वन इज बिफोर एंड ड्यूरिंग. फोर्थ वन इज़ बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोसीजर. अगर हम कोई भी प्रोसीजर उसके पे करने जा रहे हैं या कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म होने जा रहा है उसके ऊपर, उसके पहले, उस टाइम पे या उसके बाद हमें वाइटल साइंस मॉनिटर करना है. नेक्स्ट इज पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरी. अगर उस पेशेंट की सर्जरी होने वाली है या होने वाली है उससे पहले, उस टाइम पे या उसके बाद हमें उसके वाइटल साइंस मॉनिटर करना मस्ट है. Now we will talk about the guidelines which are required for taking vital signs. First one is know about the normal range of vital signs. The nurse should know the normal range of vital signs. क्यों ज़रूरी है उसके लिए वाइटल साइंस का नॉर्मल रेंज पता रहना, जिससे कि अगर पेशेंट के कंडीशन में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो वो पता कर सके, वो जान सके. सेकेंड वन इज कंप्लीट नॉलेज अबाउट पेशेंट. नर्स के पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए पेशेंट की हिस्ट्री की, पेशेंट के डायग्नोसिस की और पेशेंट के प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस की, जिससे वाइटल साइंस में कोई भी अल्टरेशन आने पे वो पता कर सके. थर्ड वन इज इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट. नर्स जो भी इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रही है वाइटल साइंस को मेजर करने के लिए, इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स फंक्शनल स्टेट में होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए और साइज और एज ऑफ द पेशेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए. Fourth one is control environmental factors. We have to minimize or control environmental factors that may affect vital signs. For example, अगर हम किसी पेशेंट का पल्स मेजर करने जा रहे हैं और वो कुछ टाइम पहले ही कोई फिजिकल एक्टिविटी कर आया है तो ऑब्वियस रीज़न है कि उसका जो पल्स है वो नॉर्मल से इंक्रीज्ड मिलेगा. तो इस वजह से जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उन्हें मिनिमाइज और कंट्रोल करके रखना है. Next is systematic approach. Systematic approach should be used while taking vital signs to ensure accuracy. Means जो भी methods है, जो भी protocol है, systematic approach हमें follow करना है. जो भी protocol है vital signs measure करने के, वो सारा हमें follow करना है जिससे कि vital signs आ सके अच्छे से. Next one is verify and communicate changes. The nurse should verify and communicate significant changes in the vital signs. अगर कोई भी vital signs measure करते टाइम पे changes आ रहे हैं तो नर्स को उसे verify करना है और फिजिशियन को immediately inform करना. Now we will talk about temperature.
What is temperature? Temperature is the degree of heat maintained by the body or the difference between heat production and heat loss. बॉडी में जो भी हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है और हीट लॉस जो हो रही है उसको मेजर करने के लिए जो भी हम वाइटल साइंस लेते हैं उन्हें हम टेम्परेचर कहते हैं. इट इज़ मेजर्ड इन हीट यूनिट्स दैट इज कॉल्ड डिग्रीज. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट टेम्परेचर इज़ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस. मतलब कोई भी अगर सब्सटेंस है वो कितना हॉट है या कितना कोल्ड है उसको मेजर करने के टेक्निक को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट पर्पज़ ऑफ टेकिंग टेम्परेचर, कि हम टेम्परेचर क्यों लेते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ पेशेंट कंडीशन. टेम्परेचर इज टेकन टू असेस द हेल्थ कंडीशन ऑफ द पेशेंट. In some diseases like pneumonia and heat stroke, our body becomes warmer than normal. बट अगर हम देखें जनरलाइज्ड हाइपोथर्मिया या फिर शॉक के केस में तो हमारी बॉडी जो होती है वो नॉर्मल से थोड़ा सा कूलर हो जाती है. सो फॉर डिटरमाइनिंग वेदर आवर बॉडीज टेम्परेचर इज़ नॉर्मल, वेदर इट इज़ हायर देन नॉर्मल और वेदर इट इज़ लोअर देन नॉर्मल, वी मेजर टेम्परेचर. नेक्स्ट, if we talk about the second purpose, that is to determine the effectiveness of treatment. अगर मान लो जो हमारा पेशेंट है उसको कोई ऐसी कंडीशन हुई है जिसकी वजह से उसकी बॉडी वार्म हो जा रही है या तो उसकी बॉडी कूल हो जा रही है नॉर्मल टेम्परेचर से, ठीक है, और हम उसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं कोई भी, तो हम टेम्परेचर इसलिए चेक करते हैं कि जो भी हम उसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो उस पर इफ़ेक्टिव है या नहीं है. सो पेशेंट का टेम्परेचर ये एक इंडिकेटर होता है कि वेदर उसका जो ट्रीटमेंट है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ टेम्परेचर. सो इन आवर बॉडी देर आर टू काइंड्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर. फर्स्ट वन इज सरफेस टेम्परेचर, सेकेंड वन इज कोर टेम्परेचर. टॉकिंग अबाउट द सरफेस टेम्परेचर, it refers to the body temperature at the surface, that is of skin and subcutaneous tissue. मतलब जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर सरफेस पे है, हमारे स्किन पे है, हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में है, उसको हम लोग सरफेस टेम्परेचर कहते हैं. जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो कूलर देन कोर टेम्परेचर. नेक्स्ट फर्दर वी विल स्टडी अबाउट द कोर टेम्परेचर. सो कोर टेम्परेचर से भी कूलर जो होता है वो सरफेस टेम्परेचर होता है. अब कौन कौन से साइट्स हो सकते हैं जिससे सरफेस टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, उसमें आता है ओरल, एक्जिला और स्किन. नेक्स्ट इफ़ वी टॉक अबाउट द कोर टेम्परेचर, तो कोर टेम्परेचर रिफर्स टू द टेम्परेचर ऑफ द इंटीरियर बॉडी डीप टिश्यूज़. मतलब हमारे बॉडी के जो भी डीप टिश्यूज़ हैं उसके अंदर का जो टेम्परेचर है उसे मेजर करते हैं हम जब, तो उसे हम कोर टेम्परेचर कहते हैं. कौन कौन से साइट्स हो सकते हैं जहाँ से हमारे बॉडी के डीप टिश्यूज़ के टेम्परेचर मेजर हो सकते हैं, तो है वो रेक्टम, ईसोफेगस, टिम्फैनिक मेम्ब्रेन, यूरिनरी ब्लैडर, पल्मोनरी आर्टरी एक्सेट्रा. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. मतलब हमारा जो टेम्परेचर है उसे हमारी बॉडी कैसे रेगुलेट करती है. सो प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन. It involves thermogenesis and thermolysis. Now, what is thermogenesis and what is thermolysis? Thermogenesis is the chemical process of heat production. मतलब हीट प्रोडक्शन के केमिकल प्रोसेस को हम लोग थर्मोजेनेसिस कहते हैं. ये रेगुलेट होता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से. और थर्मोलाइसिस क्या होता है, ये फिजिकल प्रोसेस होती है हीट लॉस की. हीट लॉस की फिजिकल प्रोसेस को हम लोग थर्मोलाइसिस कहते हैं. ये रेगुलेट होता है एंटीरियर हाइपोथैलेमस से. इट इज़ रेगुलेटेड बाय फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल मैकेनिज्म्स. अब हम लोग इसके प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे कि रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर होता कैसे है. थर्मो रेगुलेशन जो भी हमारे बॉडी में होता है वो मेंटेन होता है हाइपोथैलेमस से, इफेक्टर सिस्टम से, जो एडजस्ट कर देता है हीट प्रोडक्शन को और हीट लॉस को हमारे जो भी सेंसेस होते हैं उस बॉडी में. वो प्रोड्यूस्ड होती है डीप टिश्यू ऑर्गन से, जैसे कि ब्रेन हो गया, लिवर हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया. यहाँ से जो इम्पल्सेस होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं बॉडी हीट को रिड्यूस करने के लिए. रिड्यूस कैसे होगी, जब इम्पल्सेस ट्रांसफ़र होते हैं तो वो ट्रिगर करते हैं परस्पायरिंग, डायलेटिंग ब्लड वेसल को, और हीट प्रोडक्शन को जो होता है वो इनहिबिट कर देते हैं. मतलब कि क्या करेंगे, वो ब्लड वेसल्स जो भी होंगे उन्हें डायलेट कर देंगे, तो उतनी ब्लड फ्लो नहीं होगी जिससे कि हीट प्रोडक्शन में क्या होगा, इनहिबिशन हो जाता है.
नेक्स्ट हमारी बॉडी को पता चला कि बॉडी ने हीट प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया। अब जैसे हीट प्रोडक्शन स्टॉप हुआ, कुछ टाइम बाद ऐसा आएगा, हाइपोथैलेमस को पता चलेगा कि बॉडी की जो हीट है वो ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई है। अब बॉडी हीट ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो हाइपोथैलेमस है वो फिर से इम्पल्सेस स्प्रेड करता है जिससे कि जो हीट प्रोडक्शन हो वो स्टिमुलेट हो सके। अब वो कैसे करेगा, हमारे बॉडी में वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देता है, मसल शिवरिंग करा देता है या पाइलो इरेक्शन करा देता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस स्टिमुलेट हो जाते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम समर्स में देखें तो समर्स में हमारी बॉडी को हीट लॉस करना होता है। तो हीट लॉस करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, स्वेटिंग करती है, जिसकी स्वेटिंग की वजह से हमारी बॉडी से हीट लॉस होती है। सिमिलरली हमारी बॉडी में विंटर्स में क्या होता है कि हीट लॉस हो रहा होता है, तो हमें हीट प्रोड्यूस चाहिए। हमारी बॉडी ठंडी होती है, कूल होती है, तो हमें हीट प्रोडक्शन चाहिए होती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन, शिवरिंग होता है हमारी बॉडी में, गूज़बम्स आ सकते हैं, फिर पाइलो इरेक्शन होता है जिससे हमें हीट प्रोडक्शन होती है। Next, we will talk about how heat is produced in our body and how heat loss occurs from our body. So, heat produced by following processes. First one is BMR, that is basal metabolic rate. Second one is voluntary movements. Third one is shivering. And fourth one is non-shivering heat production. First one is BMR. सो अगर हम फूड कोई भी खा रहे हैं वो डाइजेस्ट होगा, मेटाबोलाइज होगा, और जो भी हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अगर ये हार्मोन हमारे बॉडी में एब्सेंट होगा या फिर अगर बॉडी का सरफेस एरिया जो होता है वो कम होता है, इसकी वजह से जो हीट प्रोडक्शन होता है वो हमारे बॉडी में डिक्रीज़ हो जाता है। सो इंक्रीज BMR इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज हीट प्रोडक्शन। नेक्स्ट इफ़ वी को टॉक अबाउट शिवरिंग, जो भी हमारे हार्मोन हमारे बॉडी में एब्सेंट होगा या फिर अगर बॉडी का सरफेस एरिया जो होता है वो कम होता है, इसकी वजह से जो हीट प्रोडक्शन होता है वो हमारे बॉडी में डिक्रीज़ हो जाता है। सो इंक्रीज BMR इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज हीट प्रोडक्शन। नेक्स्ट इफ़ वी को टॉक अबाउट शिवरिंग, जो भी हमारे बॉडी में इरेक्टर पिलाई मसल्स होते हैं जिसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है शिवरिंग के टाइम पे। इनके कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ही हीट प्रोडक्शन ऑकर होता है हमारी बॉडी में। तो जितना भी इरेक्टर पिलाई मसल्स वर्क करेंगे उतना शिवरिंग रिस्पॉन्सिबल होगी, जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा हमारी बॉडी में। स्लीप, फास्टिंग और लॉन्ग टर्म इलनेस और शॉक है, अगर इस कंडीशन में कोई है तो ये सारी जो होती हैं ये हमारी बॉडी की हीट प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देती हैं। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट नॉन शिवरिंग हीट प्रोडक्शन, अगर कोई नियोनेट है, मतलब छोटा बच्चा है जो भी, वो शिवर नहीं करता है, छोटे बच्चे शिवर नहीं करते, तो उनमें क्या होता है, एक लिमिटेड ब्राउन वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जो उनके बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होता है, जो मेटाबोलाइज हो जाता है और हीट को इंड्यूस करता है उनके अंदर। ये नॉन शिवरिंग हीट प्रोडक्शन का मेथड होता है। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट हीट लॉस कौन कौन से प्रोसेसेस से हो सकता है। जो मैक्सिमम हीट लॉस होता है वो हमारे स्किन से होता है, मतलब 85% ऑफ द हीट लॉस ऑकर्स थ्रू आवर स्किन एंड सम पार्ट ऑकर्स थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड किडनीज एंड फीसेस ऑल्सो। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट लॉस। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस और हीट ट्रांसफर, there are 4 main mechanisms that are conduction, convection, radiation and evaporation. Now what is conduction? Conduction is the transfer of heat by direct contact from one object to another object. मतलब जो भी हीट ट्रांसफ़र हो रही है डायरेक्ट कांटेक्ट में एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, उसे हम कंडक्शन कहते हैं। जैसे कि कोई भी हॉट या फिर कोल्ड एप्लीकेशन को हम टच करते हैं तो उसके बीच में और हमारे बीच में जो एक्सचेंज ऑफ हीट हो रही है उसे हम कंडक्शन कहेंगे। कंडक्शन के मेथड से 3% लॉस होता है बॉडी में हीट का। Next, if we talk about convection, then convection is the transfer of heat away by air movement. मतलब एयर मूवमेंट के हेल्प से जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रही है उसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। हीट फर्स्ट कंडक्टेड टू एयर मॉलिक्यूल्स होता है जो भी हमारे स्किन से डायरेक्टली कांटेक्ट में आएंगे, फिर एयर करंट्स जो भी वार्म एयर होगी उसे कैरी अवे करके लेती जाएगी। इसके एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे भी अगर किसी को कन्वेक्शन के थ्रू कराना है तो फ़ैन जो होता है वो हीट लॉस कराता है, हेल्प करता है। जो फ़ैन होता है वो हीट लॉस जो होता है वो कन्वेक्शन की वजह से होता है,
ये मेनली डिपेंड करता है जो भी हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उसकी वजह से, क्योंकि एयर मूवमेंट्स होंगे वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर की वजह से ही डिफ़र करेंगे। थर्ड वन इज रेडिएशन. इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. मतलब बिना किसी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के जब हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो उसे हम कहेंगे रेडिएशन. इसमें मेनली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनके ट्रांसफ़र की वजह से ये रेडिएशन अकर होता है. 60% ऑफ द बॉडी हीट जो भी होती है वो लॉस होती है रेडिएशन की वजह से. नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट इवेपोरेशन. तो इवेपोरेशन इज द process or it is the transfer of heat energy when a liquid is changed into gas. और बॉडी जो भी है वो कॉन्टिन्यूसली हीट लॉस करती रहती है इवेपोरेशन के फॉर्म में स्किन और लंग से, जैसे कि स्वेटिंग करके, पर्सपिरेशन करके. तो इवेपोरेटिंग हीट लॉस के लिए हम स्वेटिंग या पर्सपिरेशन से अगर हम कर रहे हैं, हमारी बॉडी हीट लॉस कर रही है, तो वो इवेपोरेशन के कैरेक्टर में आ जाएगा. सो ये सारे मेनली 4 हीट लॉस के मेथड्स थे जो हमने अभी डिस्कस किए. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द बॉडी टेम्परेचर. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द बॉडी टेम्परेचर. फर्स्ट वन इज एज. सो इन एज इफ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी. सो न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं उन्हें डिफ़िकल्टी होती है एडजस्ट करने में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में, ठीक है. तो उनका टेम्परेचर एक टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है, एक टाइम पे बहुत कम होता है. कुछ सालों बाद वो 1 ईयर के बाद या 6 मंथ 1 ईयर के बाद वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के एबल हो जाते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट एल्डरली देन दे हैव लो बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू डिटोरिटेशन ऑफ वेसोमोटर सेंटर. सो द लोअर बॉडी टेम्परेचर इज कॉज्ड चेंजेस विद इन द बॉडी. So age is directly proportional to increase in body temperature. Next, if we talk about the physical activity or exercise. Physical activity or exercise, it affects the body temperature. During exercise या hard work अगर हम कर रहे हैं तो हमारा जो मसल होता है वो ब्रेक डाउन होता है और जो भी स्टोर्ड एनर्जी होती है वो सप्लाई हो जाती है यूजेबल एनर्जी में, जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन होने लगता है. अगर हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई भी फॉर्म की, तो वो हीट प्रोडक्शन में हेल्प करता है. फिजिकल एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर. नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट हार्मोनल लेवल. इंक्रीज इन एड्रीनल हार्मोन और इंक्रीज इन थायराइड हार्मोन, दे बोथ कॉजेज इंक्रीज BMR. So in body temperature increase. So we can say that increase in hormonal level also increases the body temperature. Next we will talk about circadian rhythm. हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मॉर्निंग में लोअर होता है 1 to 4 AM के बीच में, और एज सून एज द डे पासिस वो नाइट में या इवनिंग में टेम्परेचर राइजेस स्टेडली. दिस चेंज मेनली क्यों हो रहा है? क्योंकि वार्मर वेदर की वजह से जैसे जैसे डे हो रहा है, और जो भी अगर हम मोर फिजिकल एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द डे कर रहे हैं, इस वजह से टेम्परेचर हमारे बॉडी का राइज होता है. नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट डिजीज कंडीशन. पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज देन हिज और हर टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इन्फेक्शन और डिजीज. Next, if we talk about environmental factors, so we know that weather affects our body temperature. अगर कोई पर्सन जो है वो हॉट वेदर के एक्सपोजर में है तो उसकी बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाएगी, और अगर कोई पर्सन जो है वो कोल्ड वेदर के टेम्परेचर में है तो उसकी बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगी. वी कैन से दैट environmental factors are directly proportional to alteration in the temperature. Next is method of measurement. Auxiliary temperature are lower than oral temperature and rectal temperature are higher than oral temperature. We will discuss it later about the methods of taking temperature, but you should know that rectal temperature is slightly higher than oral temperature and axillary temperature is slightly lower than oral temperature. So method of measurement also affects the temperature, its values. These were all the factors which affects the body temperature.